कैन वी स्टार्ट? यस। ओके, एफएसजीएस के लिए मैंने पहला क्वेश्चन क्या बताया? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट ऑफ अफ्रीकन एंसेस्टर्स। तो आंसर क्या जाना चाहिए? एफएसजीएस। देन कॉजेस की बात करें तो प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर इन्फेक्शंस हमारे को पता होने चाहिए। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, पर्वोवायरस, रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथीज, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथीज, ड्रग्स, आल्पोर्ट सिंड्रोम, सिकल सेल डिजीज, लिम्फोमास, अल्फा गैलेक्टोसिडेज डेफिशिएंसी और अल्फा गैलेक्टोसिडेज डेफिशिएंसी को ही हम क्या बोलते हैं? फेब्रिस डिजीज। इसको ही हम क्या बोलते हैं? फेब्रिस डिजीज। ओके, तो ये बाई कॉज हमारे को सब याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई मैं आपको ट्रिक नहीं बता सकता। ठीक है, देखो अब आता है मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और इसी का ही दूसरा नाम क्या पता होना चाहिए? आईजीए नेफ्रोपैथी। एंड आईजीए नेफ्रोपैथी के 3 वेरिएंट हैं। ठीक है, और इनमें से मोस्ट कॉमन, पहला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप इज एमपीजीएन का कौन सा है? टाइप 1। कौन सा है? टाइप 1। एंड टाइप 1 के क्या क्या कॉज है? कि ये इडियोपैथिक है, ऐसे भी ही है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, एंड एसएलई एंड हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सीए लंग, ओवरी, ब्रेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइप 1 है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज देखने को मिलती है, वो क्या है? ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिलेगी इन माइक्रोस्कोपी, इन माइक्रोस्कोपी। और यही बात कर रहे हैं टाइप सेकंड की, जो कि क्या होता है? डेंस डिपॉजिट्स होते हैं, जिसका कॉज क्या रहेगा? फर्स्ट वही इडियोपैथिक एंड C3 नेफ्रोटिक फैक्टर एसोसिएटेड मिलता है। ठीक है, एंड थर्ड टाइप में क्या होगा? थर्ड टाइप में रहता है हमारा इडियोपैथिक कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर डेफिशिएंसी। यहाँ पे इडियोपैथिक है और सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर डेफिशिएंसीज मिलेगी। ठीक है, ओके, एंड ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मैंने बताई दी। ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहाँ पे वो जो मिजेंशियल सेल्स होती है, मिजेंशियल सेल्स कहाँ पे मिलेगी हमारी को? बोमन्स कैप्सूल एंड एंडोथीलियम के बीच के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होती है? इंटरपोजिशंस हो जाती हैं। देखो एक डायग्राम बना के बताई देता हूँ। जस्ट सेकंड, ये रहा। तो ये कौन क्या है? एंडोथीलियम है हमारी। ठीक है, और ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इनके बीच में जो मेसेंजर सेल्स होती हैं, वो इंटरपोजिशंस होके वो इस तरीके से सेट हो जाती हैं। और इसी इंटरपोजिशंस को ही क्या कहते हैं? ये क्या होता है? डबल काउंटर अपीयरेंस आती है। ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? इंटरपोजिशंस होने की वजह से ये एक ट्रैक की तरह, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। ठीक है, तो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस में किसका इंटरपोजिशन हुआ? अगर गलती से क्वेश्चन पूछ लिया तो अपने को पता होना चाहिए, मेसेंजियल सेल्स का। मेसेंजियल सेल्स का क्या हो जाता है? इंटरपोजिशनिंग हो जाती है। ठीक है, देन हमारे को नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आरपीजीएन। आरपीजीएन का दूसरा नाम क्या है? क्रिजेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूं, क्या है अपने को क्या पता होना चाहिए आरपीजीएन के बारे में? 2 सेकेंड। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं आरपीजीएन, तो अभी आप कहेंगे कि सर आप हर एक के कॉज बता रहे हो, तो कुछ होते हैं जो ऑल एक्सेप्ट में एक्सेप्ट के लिए याद रखने होते हैं। जैसे आरपीजीएन इज नॉट एसोसिएटेड विद द आरपीजीएन, कौन कौन से? इज डायबिटीज एंड एलपॉट सिंड्रोम। एलपॉट सिंड्रोम,
तो इसको लिखकर मैं क्या करता हूं, वही अपना ट्रिक काट देने का। तो हमारे को याद रहेगा कि आरपीजीएन में ये तो नहीं मिलना चाहिए, डायबिटीज एंड एल्पोर्ट नहीं मिलना चाहिए। देन होता क्या है हमारा आरपीजीएन में, होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्रिजेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्यों बोलते हैं, ये देखिए, एक सिंपल से डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करना। जो यहाँ पे क्रिजेंटिक सेल्स होती है वो क्या होती है, इस तरीके से सेट हो जाती हैं, अभी बताता हूं। ये सारी क्रिसेंट्रिक सेल्स डेवलप हो जाती हैं, और क्रिसेंट्रिक सेल्स जो होती है वो किस तरीके से एक हाफ मून की तरह सेट हो गई है। किस तरीके से सेट हो गई है, एक आधे चांद की तरह, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हाफ मून एपीरियंस। तो अगर कभी भी पूछा जाए तो डायग्राम बनाया हुआ होता है तो हमेशा याद रहता है हाफ मून एपीरियंस किस में देखने को मिलेगी। तो हमारा कभी भी आंसर नहीं गलत होना चाहिए, और आंसर क्या है, आरपीजीएन, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया था, क्या बोलते हैं, क्रिसेंट, क्रिसेंट्स। और क्रिसेंट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये क्या होता है, ये पॉलीफरेशन ऑफ द पैराइटल सेल्स या एपिथेलियल सेल्स के पॉलीफरेशन की वजह से डेवलप होता है, ठीक है। और ये डायग्नोसिस के लिए काम आता है हमारे को। कैसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, क्रिजेंटिक अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप हो जाता है तो हमारे लिए ये क्रिजेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर इंपॉर्टेंट है, या इसकी साइज इंपॉर्टेंट है, या इसका शेप इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमारे को पता होना चाहिए नंबर ऑफ द क्रिसेंट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस, ठीक है। और ये लगभग और लगभग ग्रेटर देन 70% ऑफ द बोमन्स कैप्सूल को कवर कर देता है, ऑक्यूपाई कर देता है, ऑक्यूपाइड कर देता है, ठीक है। तो आपके 3 क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन हाफ मून अपीयरेंस, और सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ द क्रिसेंट इज इंपॉर्टेंट एंड 70% बोमन्स कैप्सूल इज ऑक्यूपाइड, ठीक है। एंड अपने को क्या चीज है, ऑल एक्सेप्ट के लिए मैंने क्या बताया, क्या याद रखना है कि वहां पे डायबिटीज एंड एल्पोर्ट सिंड्रोम इज नॉट एसोसिएटेड विद द आरपीजीएन, ठीक है। अब एक चीज और देखिए कि हमारा जो आरपीजीएन है वो भी 3 टाइप का है। जैसे हमारा एमपीजीएन था, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। एमपीजीएन के लिए कौन सा मोस्ट कॉमन बताया था, टाइप 1। बट आरपीजीएन के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, मोस्ट कॉमन इज टाइप 3, मोस्ट कॉमन इज टाइप 3, जहां पे क्या मिलेगा, पॉसी इम्यून, पॉसी इम्यून, पॉसी इम्यून मिलेगा, जहां पे एक शायद मेरे पास में चार्ट हो, ये रहा, देखिए आरपीजीएन हाफ मून एपीरियंस, नंबर ऑफ द क्रिसेंट इज द इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। थर्ड इज द मोस्ट कॉमन, जहां पे पॉसी इम्यून है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, एमपीए एंड क्रिसेंट जुगस्ट्रोस, ठीक है। एंड इडियोपैथिक क्रिजेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओके, इडियोपैथिक क्रिजेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 3 के मोस्ट कॉमन कॉजेस, ठीक है। अगर टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में मैंने बताया था कौन सा, एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज, जब हम रेस्पिरेटरी कर रहे थे। टाइप 2 की बात करें तो वहां पे क्या आएगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीजेस, जिसके अंदर कौन कौन से हैं, एचएसपी 5, एसएलई, एमपीजीएन, आईजीएन नेफ्रोपैथी, ये सारे के सारे हमने रेस्पिरेटरी में भी कवर किए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कि मैंने किस में बताया था, रेस्पिरेटरी में भी बताया था, कौन सा, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है।
वहां पे क्या बताया था, हिमेचुरिया फॉलोइंग द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो कि सिम्फेरेंजाइटिस किसको बोलेंगे, लेस देन 1 वीक को, जहां पे मोस्ट कॉमन कॉज क्या बनता है, आईजीए नेफ्रोपैथी, एंड डिलेड मींस ग्रेटर देन 1 वीक की बात करें तो वहां पे एचएसपी एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो चीज लिखी है मैंने 2 लाइनें, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को इन्फेक्ट कर सकता है और स्किन को अफेक्ट कर सकता है, तो कौन सा वेरिएंट है, 2 टाइप ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, जो कि या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की कौन से स्ट्रेन है, ठीक है, और स्किन के कौन कौन से इन्फेक्ट स्ट्रेन है, ठीक है। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन डेवलप करता है वो विंटर्स में डेवलप करता है और स्किन को अफेक्ट करेगा वो समर्स में। तो एस से एस और एस से समर्स याद रख सकते हैं हम। और ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया बट रेयरली पूछ ले, तो अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से स्ट्रेन हैं, ठीक है। और कौन से स्ट्रेन है, एम 1 2 3 4 5 25 49, एंड स्किन के अंदर एम 47 49 55 2 60 57, ओके। कभी क्वेश्चन नहीं आया बट अपने को पता होना चाहिए कि ये किसके स्ट्रेन है, स्ट्रेप्टोकोकस के, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं, एमपीजीएन। अब बात करते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस की, ठीक है। ल्यूपस नेफ्राइटिस मींस एसएलई, ठीक है ना। और यहां से क्या क्वेश्चन आता है, इसके ग्रेड टोटल 6 ग्रेड है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड है हमारे पास में बिजेंजियल ल्यूपस नेफ्राइटिस, जिसके अंदर क्या मिलेगा, लाइट माइक्रोस्कोपी नॉर्मल, ठीक है। हमारे को बाई नेम पूछा जाएगा, तो इसीलिए हमारे को इसके अंदर केवल इसके अंदर ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बार इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। जो 6 ग्रेड है वो कैसे रहते हैं, 6 ग्रेड में पहला ग्रेड कौन सा बताया था, मिजेंजियल मिजेंजियल ल्यूपस नेफ्राइटिस। ल्यूपस मिजेंजियस के अंदर या टाइप ग्रेड 1 में क्या रहेगा, लाइट माइक्रोस्कोपी बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी, बट इम्यूनोफ्लोरोसेंस एंड साथ पे लिखते रहना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के, इन दोनों के अंदर क्या मिलेगा हमारे को, इम्यून डिपॉजिट्स मिलेंगे, इम्यून डिपॉजिट मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा, इम्यून डिपॉजिट इन दी मिजेंजियम, ठीक है। ग्रेड सेकंड की बात करें तो वो कौन से हो जाते हैं, मिजेंजियो पॉलीफ्रेटिव ल्यूपस नेफ्राइटिस, ओके। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर मैंने जैसे बताया था ना कि हम माइक्रोस्कोपी में मॉर्फोलॉजी एग्जामिनेशन करते हैं, बायोप्सी करते हैं, तो हम 3 चीजें ही देखते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से देखने को मिलेंगे हमारे को, यही लाइट माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देन लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा हमारे को, इंक्रीज दी सेलुलरिटी, इंक्रीज दी क्लैरिटी, ओके, ऑफ द मैसेंजर सेल्स। एंड अगर बात करें इम्यूनोफ्लोरेसेंस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इन दोनों में क्या मिलेगा हमारे को, वही इम्यून डिपॉजिट्स मिलेंगे, और साथ साथ में क्या मिलेगा, प्लस यही सेलुलरिटी मैंने बताया था, इम्यून इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तीनों ही चीजें देख सकते हैं, तो विद इंक्रीज सेलुलरिटी, ठीक है। टाइप 3 की अगर बात करें तो टाइप 3 होता है फोकल ल्यूपस नेफ्राइटिस, फोकल ल्यूपस नेफ्राइटिस। फोकल के अंदर क्या मिलेगा, लेस देन 50% ग्लोमेरुलाई, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने से क्या होगा, लेस देन 50% ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, ज्यादा ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व नहीं रहेगी, लेस देन 50% ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व मिलती है, ठीक है। जो कि सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स के साथ में देखने को मिलेगा हमारे को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। फोर्थ ग्रेड कौन सा होता है, वो होता है डिफ्यूज, क्योंकि फोकल इसीलिए कहा जहां पे लेस देन 50% ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
अच्छा, क्योंकि ये बेसिक फंडास हैं कि हम फोकल सेगमेंटल किसको कहते हैं, फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसको कहते हैं, सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसको कहते हैं, ये बेसिक फंडास के अंदर हम हमारी क्लासेस के अंदर कवर करवाते हैं। बट अभी आप इतना सा याद रखें, फोकल लूपस नेफ्राइटिस में लेस देन 50% ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होती है। और अगर बात करें हम डिफ्यूज लूपस नेफ्राइटिस के अंदर, डिफ्यूज लूपस नेफ्राइटिस के अंदर डिफ्यूज मींस डिफ्यूजली इन्वॉल्व करता है ग्लोमेरुलाई को, मींस ग्रेटर देन 50% ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व है, ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व करता है। ठीक है, एंड साथ में हमें एंडोथेलियल इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास में मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस लूपस नेफ्राइटिस। एंड मेम्ब्रेनस में आपको पता है कि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या मिलेगा हमारे को, थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यों मिली, पॉलिफरेशन होने की वजह से मिली, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट इज सिक्स्थ, एंड सिक्स्थ तो क्या बोलते हैं, एडवांस एडवांस स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस, स्क्लेरोसिस और फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस आया समझ में। तो अब आप कहेंगे कि सर ये सारे याद रखना है, नहीं, अपने को क्या याद रखना है, क्वेश्चन कहां से डेवलप होता है, डायरेक्ट बताता हूं मैं। क्या क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे ज्यादा किसका बैड प्रोग्नोसिस है, बैड प्रोग्नोसिस, बैड प्रोग्नोसिस किस किस का है। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए बैड प्रोग्नोसिस थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वेरिएंट का। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बैड प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, एक होता है, एक करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलती है किसके अंदर, ल्यूपस नेफ्राइटिस के अंदर, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वायर लूप लीजन्स, वायर लूप लीजन्स किस में प्रेजेंट मिलता है, आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, वायर लूप लीजन्स किस में मिलता है, ल्यूपस नेफ्राइटिस में। कभी आंसर गलत मत करना, ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे यूपीएससी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये, और अगर अच्छा लेवल है पेपर का तो क्वेश्चन कहां से डेवलप होता है वो ध्यान से देखना। वायर लूप लीजन्स क्या है, सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, वो इस शेप में मिलते हैं कि वो वायर लूप्स की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है वायर लूप लीजन्स। एंड वायर लूप लीजन्स आर सीन इन दी ल्यूपस नेफ्राइटिस। एंड क्वेश्चन हायर ग्रेड का क्या मिलेगा आंसर, क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, वायर लूप लीजन्स इज एसोसिएटेड विद विच स्टेज, विच स्टेज, कौन सी स्टेज या कौन से ग्रेड को देखने को मिलेगा। हमने अभी तक टोटल 6 स्टेज पढ़ी हैं, 6 ग्रेड पढ़े, तो उनमें से कौन से ग्रेड के साथ में एसोसिएटेड मिलता है। तो अपने को पता है बैड प्रोग्नोसिस से ही पता है कि 3, 4 एंड 5, तो मोस्ट कॉमनली ये एसोसिएट करता है 4th के साथ में, उसके बाद में करता है हमारा 3rd के साथ में, एंड उसके बाद में करता है हमारा 5th। तो क्वेश्चन में क्या, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां दिया हुआ है ऑप्शंस में, उसी में से हमारे को चूज करना होता है। तो अगर हमारे पास में फोर्थ फोर्थ दिया हुआ है तो हमारा आंसर जाएगा फोर्थ, अगर थर्ड दिया हुआ है तो थर्ड, अगर थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही नहीं दिए हुए तो आंसर क्या जाना चाहिए, फिफ्थ। तो अपने को पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, फोर्थ, एंड उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फिफ्थ, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और आपको क्या बताया है कि अगर वायर लूप लीजन्स प्रेजेंट है तो अपने को पता है कि वो इन तीनों के साथ में प्रेजेंट मिलेगा, मींस अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी बैड प्रोग्नोसिस होगी। तो ऑलवेज वायर लूप लीजन्स अगर किसी पेशेंट में हमारे को देखने को मिला है तो इट इज एसोसिएटेड विद द बैड प्रोग्नोसिस। ओके, बैड प्रोग्नोसिस। तो ये हो गए हमारे ल्यूपस नेफ्राइटिस से बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, बैड प्रोग्नोसिस, ये लिखा हुआ है सब कुछ।
आईजीए नेफ्रोपैथी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्जर्स डिजीज, एंड दूसरा नाम क्या है, एमपीजीएन, ठीक है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आईजीए नेफ्रोपैथी। एंड क्वेश्चन क्या आता है, मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन वर्ल्ड वाइड, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर क्या जाना चाहिए, आईजीए नेफ्रोपैथी, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड, रिकरेंट हिमेचूरिया इन चाइल्डहुड मोस्ट कॉमनली, ठीक है। तो एक और बता देता हूं, 2 सेकेंड। एक चीज आप लिखें, रिकरेंट, अगर हिमेचूरिया देखने को मिल रहा है, रिकरेंट है हिमेचूरिया, रिकरेंट हिमेचूरिया देखने को मिल रहा है किसी चिल्ड्रंस के अंदर, चाइल्ड के अंदर, तो हमारे माइंड में क्या डीडी बनना चाहिए, क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट डीडी का फर्स्ट क्या है, एलपोर्ट सिंड्रोम, एलपोर्ट सिंड्रोम। सेकंड, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज। देन nephrolithiasis, nephrolithiasis. Then fourth, HSP, हिनोसोलिन परप्यूरा, और जब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर कराया था तो अच्छे से बताया था हिनोसोलिन परप्यूरा को। एंड लास्ट वन इज हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, ओके। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। और आईजीए नेफ्रोपैथी में अपने को बेसिक पता है ही है कि वहां पे क्या मिलेगा हमारे को, आईजीए कंटेंट, यहाँ पे आईजीए बाय नेम से पता है, वहां पे डिपॉजिट किसका मिलेगा, आईजीए का, आईजीए कंटेनिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स इन दी मेसेंजियम्स। देन एलपोर्ट सिंड्रोम, एलपोर्ट सिंड्रोम की अगर बात करें तो वहां पे बेसिक कि कोलेजन फाइबर 4 जो कि अल्फा चेन 6 मोस्ट कॉमन, तो कोलेजन फाइबर्स जैसे कि आपको पता है मैंने 4, तो यहाँ पे देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 6, अल्फा 3 एंड अल्फा 4 क्रोमोसोम नंबर 2, अल्फा 5 एंड अल्फा 6 होते हैं एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड, ओके। तो सॉरी, इनहेरिटेड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ये, जो कि मोस्ट कॉमनली मेल में देखने को मिलेगी। और अपने को क्या पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से में डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट इन दी अल्फा 5 ऑफ दी कोलेजन 4। ये अगर लाइन याद है तो आप समझ लो आपको एलपोर्ट सिंड्रोम याद है, ठीक है। एलपोर्ट सिंड्रोम के लिए केवल एक लाइन पता होनी चाहिए, और वो क्या है, डिफेक्ट ऑफ द अल्फा 5 ऑफ द कोलेजन 4, ठीक है। जिसके अंदर डायग्नोसिस कैसे बनेगा, किडनी बायोप्सी में इरेगुलर थिकनिंग एंड थिनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पे एलपोर्ट के अंदर क्या मिलता है, एक ट्रायड मिलता है। एंड ट्रायड क्या है, ये देखिए आपके सामने है, ये रहा ट्रायड। ट्रायड में क्या मिलेगा, किडनी के अंदर हिमेचूरिया मिलेगा, हिमेचूरिया अर्ली होता है जिसके साथ में क्या, और लेट क्या मिलेगा, लेट प्रोटीन्यूरिया मिलेगा, ठीक है। सेकंड, सेंसरी न्यूरल डिफनेस जो मिलेगी वो क्या होगा, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम, ठीक है। एलपॉट का अगर बाई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आंसर पता होना चाहिए, क्या है, एसएनडी, ठीक है, सेंसरी न्यूरल डिफनेस, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा रीनल सिम्टम, ठीक है। और ये किसके लिए होगी, हायर टोन के लिए, ठीक है। देन बाइलेटरल एंटीरियर बाइलेटरल एंटीरियर लेंटिकुलस, जिसको में क्या मिलेगा, डॉट्स एंड ब्लैक्स, जिसमें क्या मिलेगा, रेटाइनोपैथीज। तो पहला हुआ किडनी, सेकंड हुआ ईयर, एंड थर्ड हुआ हमारा आई। तो एल से ये चीज हमारे को, एल पॉट का एल से याद रखना कि बॉडी में एल कैसे बनता है, आई, कान और किडनी नीचे की तरफ।
तो ये उल्टा एल बनाने से एल पॉट का एल से याद रहेगा अपने को, ये कौन कौन से को इन्वॉल्व करता है, आई, ईयर एंड किडनी। आई में क्या किया, एंटीरियर लेंटिकुलस, ईयर में एसएनडी एंड किडनी में हिमेचूरिया। अर्ली सिम्टम प्रोटीनूरिया इज दी लेट सिम्टम। इसके साथ साथ में क्या मिलेगा हमारे को, मेंटल रिटार्डेशंस एंड लियोमायोसाइटोसिस। ट्रीटमेंट क्या है, ओनली ट्रीटमेंट इज रीनल ट्रांसप्लांट, और कोई ऑप्शन नहीं है पेशेंट के पास में, ठीक है। देन रीनल वेन थ्रोम्बोसिस की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीनल वेन थ्रोम्बोसिस से, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज। मोस्ट कॉमन कॉज अगर प्राइमरी वाइज बात करें तो प्राइमरी के अंदर चिल्ड्रंस के अगर पूछा जाता है, अगर वहां पे चिल्ड्रन मेंशन है तो आंसर जाएगा डिहाइड्रेशन, ठीक है। और अगर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्राइमरी इन एडल्ट पूछा जाता है तो आंसर क्या जाना चाहिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आंसर क्या जाना चाहिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी के कॉज है ट्रॉमा, देन लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, ट्यूमर, एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है। अगर रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है किसी पेशेंट को तो क्या क्लिनिकल फीचर्स आएगा, क्लिनिकल फीचर आर दी फ्लैंक पेन, टेंडरनेस, हिमेचूरिया, रैपिड डिक्रीज इन दी रीनल फंक्शन, प्रोटीन्यूरिया। अच्छा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है और ऑल एक्सेप्ट करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन साइड, साइड है, टी नहीं है, ये साइड है। मोस्ट कॉमन साइड लेफ्ट साइड, मोस्ट कॉमनली कौन सी रीनल वेन इन्वॉल्व होती है, लेफ्ट साइड की, ठीक है। हमारे को आंसर कभी गलत नहीं करना है इसका तो, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस कौन से साइड इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारी लेफ्ट साइड। देन इसके डायग्नोसिस से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायग्नोसिस में क्वेश्चन क्या आएगा, बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट इज डॉपलर यूएसजी। देखना, केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के लिए क्या पूछ रहा है वो, कि वो अगर स्क्रीनिंग पूछ रहा है तो आंसर क्या जाएगा, डॉपलर यूएसजी। अगर मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट पूछ रहा है तो आंसर जाएगा सिटी एंजियोग्राफी, ठीक है। तो हमारे को पता होना चाहिए वो पूछ क्या रहा है, स्क्रीनिंग है तो डॉपलर यूएसजी, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट की बात करें तो सिटी एंजियोग्राफी, ठीक है। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस इज एसोसिएटेड विद द, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द ग्लोमेरुलो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो वन लाइनर्स हैं सीधे के सीधे सारे के सारे, ठीक है। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है और पूछा गया है एचआईवी एसोसिएटेड विद द नेफ्रोपैथी, तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर पेशेंट को एचआईवी है और फिर रीनल वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप होता है या नेफ्रोपैथी डेवलप होती है तो आंसर क्या जाएगा, एफएसजीएस, ठीक है। कोलैप्सिंग ग्लोमेरुलोपैथी होती है ये, और इसीलिए ये क्या होती है, बैड प्रोग्नोसिस के साथ में होती है, ठीक है। अगर वहीं एचआईवी पेशेंट के साथ के अलावा अगर पूछ ले कि हेपेटाइटिस सी पेशेंट के लिए, हेपेटाइटिस सी पेशेंट इज एसोसिएटेड विद द एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया, एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया। और अगर एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया ऑप्शन में नहीं है तो हमारे को क्या पता होना चाहिए, 2 सेकेंड, देखिए एक चीज लिखना, हेपेटाइटिस सी, अगर हेपेटाइटिस सी है तो उसको क्या, पहला ऑप्शन मैंने बताया था एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आंसर ऑप्शन पे क्या दिया होगा, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। मेम्ब्रेनस जो कि हमारे लिए कौन सा था, एचआईवी पेशेंट के लिए, ठीक है ना। और या हमने देखा था, सॉरी एचआईवी में तो फोकस सेगमेंटल था, 2 सेकेंड, ये हमने देखा था हमारे इससे पहले आरबीटी के लिए, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस में, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस एसोसिएटेड विद दी मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अपने को पता होना चाहिए हेपेटाइटिस सी अगर एसोसिएटेड है तो एसेंशियल क्रायोग्लोबिनीमिया, बट अगर ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं दे रखा है तो वहां पे आंसर क्या, ऑप्शन क्या दिया हुआ होगा, वो दिया हुआ होगा टाइप 1 एमपीजीएन, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बताया था मैंने, ठीक है ना। अगर
इसी तरीके से अगर हेपेटाइटिस बी की बात करें, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे दो चीजें मिलेगी आपको। वहां पे दिया हुआ होगा कि वो चिल्ड्रन है, तो अगर चिल्ड्रन है तो आंसर क्या जाएगा, MGN, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बट अगर हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं और वहां पे क्या लिखा हुआ हो, एडल्ट हो, ठीक है, तो एडल्ट हो तो आंसर क्या जाएगा, MPGN, मेम्ब्रेनो पॉलीप्रेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपको हेपेटाइटिस बी को किसके साथ में एसोसिएट बताया था, कल अपन ने जब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की बात करी थी, CTD की बात की थी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, हेपेटाइटिस बी इज एसोसिएटेड विद दी, आंसर इज पान, पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा के साथ में एसोसिएट बताया था इसको। ठीक है ना, ओके, ये आपको क्लियर हो चुका है, हेपेटाइटिस बी एसोसिएटेड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ओके, डायबिटिक नेफ्रोपैथीज एंड अभी भी काफी सारा बचा है, आई थिंक 9:30 हुआ है, तो हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी से हम नेक्स्ट कल की क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, और डायबिटीज के बाद में कई सारी चीजें हमारे पास में अभी प्री रीनल एंड रीनल